हेलो दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी की थी और आज हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले जो ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वो होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो स्टडी करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडो का मतलब क्या है? देखो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बताया मैंने? एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोल दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम ER से भी लिखते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको सबसे पहले ग्रेनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए के पोर्टर और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और जो टर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी के पोर्टर ने ही दी थी। अब हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या वो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है या कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिन सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो होंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किनके अंदर प्रेजेंट होगा? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मैच्योर आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होगा। जब आरबीसी इमैच्योर स्टेज में होती है तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाती है तो वो न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों डिसजनरेट हो जाते हैं। जैसे कि एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होता है। रेस्टिंग सेल, ऐसे सेल जो नॉन फंक्शनल होते हैं, उन सेल्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ओके, अब हम ER की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो ER है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसका डायमीटर होता है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। अगर हम एक सेल को देखते हैं, देखो अगर ये एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब देखो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसकी मेम्ब्रेन से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुई है जिसको हमने क्या बोल दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर एक स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्या है? ER ल्यूमन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमिनल एरिया है। और इस ल्यूमन के अंदर एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फील्ड रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और जो ये एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से स्लाइटली डिफरेंट होता है। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो कंटेंट है उनसे कुछ डिफरेंस मिलेगा एंडोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर हमें कुछ छोटे छोटे रेड कलर के डॉट नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स क्या हैं? राइबोसोम्स हैं। इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रही है, न्यूक्लियर एनवलप से अराइज हो रही है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इसकी स्ट्रक्चर ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है ना।
ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है जो मिलकर बनी हुई होती है किससे, प्रोटीन से एंड लिपिड से। मतलब कि जैसे कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होती है और किनसे मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन एंड लिपिड से, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होती है और प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फ्रीली लाई करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, और ये अराइज होता है न्यूक्लियर एनवलप से एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट रहता है। मतलब न्यूक्लियर एनवलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। ओके ओके, अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ईआर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है या क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है क्रिस्टनी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टनी के बारे में कि जो क्रिस्टनी है वो कौन सा एलिमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो क्रिस्टनी है अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ऐसा पोर्शन है या ऐसा पार्ट है, ऐसा एलिमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हुआ है ना, जो कैसा है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड है, थिक है एंड अनब्रांच्ड है। जो क्रिस्टनी है ये ट्यूब्यूल लाइक होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, थिक होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 40 to 50 नैनोमीटर होता है और क्रिस्टनी है इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो किस चीज में हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम्स अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे और कौन से सरफेस पे, क्रिस्टी पे। अब जो क्रिस्टी है इनके सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो किस पे हेल्प करेंगे, ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। अब देखो कोई ऐसा एरिया है बॉडी का या सेल का कोई ऐसा पार्ट है जहां पर राइबोसोम्स ज्यादा है, किसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस उस एरिया के अंदर ज्यादा होगी। अब सेल का ऐसा पोर्शन या सेल का जो अपनी बॉडी है उसका कोई ऐसा पार्ट जहां पर प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, है ना, तो उस एरिया के अंदर ये जो क्रिस्टनी है ये सबसे ज्यादा मिलेगी। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स की नीड है, राइबोसोम्स ज्यादा है। क्यों राइबोसोम्स क्यों ज्यादा है भाई, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की ज्यादा नीड है, इस वजह से राइबोसोम्स क्या है वहां पर ज्यादा है। अगर राइबोसोम्स ज्यादा है तो प्रोटीन्स की ज्यादा सिंथेसिस होगी और प्रोटीन्स की ज्यादा सिंथेसिस होगी तो जो एरिया है जहां पर प्रोटीन्स की ज्यादा नीड होगी वहां पर प्रोटीन्स को बनाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अब हम देखते हैं वेसिकल्स के बारे में। तो जो वेसिकल है वो क्या होते हैं, राउंडेड ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मतलब अभी हमने सिस्टनी के बारे में देखा था तो वो कैसे थे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थे, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर थे। अब हम वेसिकल के बारे में देख रहे हैं तो वो कैसे है, राउंडेड है, ओवल में ओवल है और कैसे है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ना। देखो राउंड है, ओवल शेप में है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिनका जो डायमीटर है वो 25 to 500 नैनोमीटर है और ये प्रेजेंट होते हैं अबंडेंटली लीवर एंड पैनक्रिएटिक सेल्स के अंदर। वैसे तो जो वेसिकल्स होते हैं वो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अबंडेंटली इन्हीं के अंदर क्यों बताया गया है, क्योंकि वेसिकल्स का फंक्शन क्या होगा भाई कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है उनको लेके जाना आगे, ठीक है। तो किनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस किन सेल्स के अंदर ज्यादा हो रही थी, लीवर सेल के अंदर और पैनक्रिएटिक सेल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है तो उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वेसिकल्स करेंगे। वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किन सेल्स के अंदर
ज्यादा मिलेंगे ये ऐसे सेल्स के अंदर जिनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, और वो सेल्स कौन से थे अपने पास? लीवर सेल एंड पैनक्रिएटिक सेल्स। ओके, अब हम जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या है? ट्यूब्यूल्स। सिस्टनी के बारे में देख लिया, वेसिकल्स के बारे में देख लिया, अब देख रहे हैं ट्यूब्यूल्स के बारे में। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्लोज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। देखो, स्मॉल होते हैं मतलब कैसे होंगे? छोटे होंगे। ब्रांच्ड होते हैं और क्लोज होंगे किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अगर ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हुआ है, ऐसे ऐसे अराइज हो गया यहां से। ये वाले जो पार्ट होंगे ये कौन से होंगे? क्रिस्टनी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर अबाउट रहेंगे वो कौन से होंगे? ट्यूब्यूल्स रहेंगे, और यहां पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स। ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल नजदीक थे उनके ऊपर राइबोसोम्स क्या थे? राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से किस चीज में हेल्प कर रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में हेल्प कर रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, अब देखो जो ट्यूब्यूल्स होंगे इनके ऊपर राइबोसोम्स क्या है? एब्सेंट है। अगर भाई राइबोसोम्स एब्सेंट है तो फिर इनका फंक्शन क्या होगा? इनका जो फंक्शन होता है वो होता है लिपिड सिंथेसिस। क्या होगा? लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, और जो डायमीटर होता है ट्यूब्यूल्स का वो कितना होता है? 50 to 200 नैनोमीटर। अब देखो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, स्मॉल होते हैं ये, ब्रांच्ड होते हैं और क्लोज होते हैं किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक साइंटिस्ट थे पेलाडे, उन्होंने बताया था, पेलाडे ने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के नेचर के बेस पे उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया। पहला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, थर्ड है एन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर एक अनदर टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जर्व किया, जिनको नाम दिया गया एन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट था, जैसे कि इमेच्योर oocytes, स्पर्मेटोसाइट्स, इनके अंदर हमें एन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऑब्जर्व हुआ। तो सबसे पहले अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट था जो हाईली डेवलप्ड मिला, है ना, हाईली डेवलप्ड मिला, और ये ओरिजिनेट होता है किससे? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी इनवेलप से, आउटफोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उससे ओरिजिनेट होकर जो हमें मिला वो कौन सा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ क्रिस्टनी एंड वेरी फ्यू ट्यूब्यूल्स। अब हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस था उसके पास जो ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर थे वो कैसे थे? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर थे, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर थे, जिनको हमने क्या कहा था? किसने कहा था? और जो ये स्ट्रक्चर थे इनके ऊपर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे थे, जिनको हमने क्या कहा था?
राइबोसोम्स कि ये क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या मिलेंगे, किसने मिलेंगे, और जो फ्यू मिलेंगे वो क्या होंगे, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्रिस्टने ट्यूब्यूल्स दोनों कैसे, क्योंकि जो क्रिस्टने एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो कब हम मतलब वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली डिफरेंस ओनली किस चीज का है, इन राइबोसोम्स का। अगर राइबोसोम्स है तो बोल देंगे क्रिस्टने हैं, अगर राइबोसोम्स नहीं है तो बोल देंगे ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेन है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो रफ दिखती है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमें एक रफ स्ट्रक्चर दिखती है। अब रफ स्ट्रक्चर क्यों दिखती है, किस वजह से दिखती है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। अभी हमने बताया यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन होंगे वहां पर डॉटेड स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या बोल रहे थे, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से कुछ माइन्यूट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखता है। इसी वजह से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका फंक्शन क्या है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या होंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि हम बार बार एक बात पे ही फोकस कर रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब देखो होता एक्चुअली में क्या है कि अपना ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एमआरएनए है उसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, स्प्लाइसिंग होगी, और उसके बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जैसे ही उसको ट्रांसफर किया जाएगा वो जाएगा किसके पास, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कहां पर है, ईआर की मेम्ब्रेन पे। अब देखो जैसे जैसे ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बना भाई, प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को ट्रांसफर किया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। मतलब साथ साथ प्रोटीन की फॉर्मेशन भी हो रही है और उसी के साथ साथ इस प्रोटीन को ट्रांसफर भी किया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को ट्रांसलेशन। को ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसलेशन होने के साथ साथ उसको ट्रांसफर भी किया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब देखो भाई ट्रांसफर क्यों किया जाएगा, ट्रांसफर करने के कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीजंस होंगे भाई, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, और वो किसके अंदर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब देखो पहले प्रोटीन की सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हुई, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर उस प्रोटीन की फॉर्मेशन के बाद पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद के कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, और वो मॉडिफिकेशंस क्या क्या होंगी, ग्लाइकोसाइलेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और प्रोटीन फोल्डिंग। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। ग्लाइकोसाइलेशन होता है कि जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन के एंड टर्मिनल के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया जाता है।
ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कि ग्लूकोज ऐड होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐड किया जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं कैसे जोड़े जाएंगे। ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। तो जो कार्बोहाइड्रेट ऐड किया जाएगा वो सी टर्मिनल पर ऐड किया जाएगा। ये क्या कर दिया भाई, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया गया प्रोटीन के एन टर्मिनल के ऊपर। अब प्रोटीन के एन टर्मिनल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया गया, तो इस टाइप का जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है उसको हम बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर कौन सा ग्लाइकोसाइलेशन होता है प्रोटीन्स का, तो आपको बोलना पड़ेगा एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि जो प्रोटीन है उसके एन टर्मिनल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि जो प्रोटीन है उसके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है, अगर ये एक प्रोटीन है इसके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो किसके अंदर बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। और प्रोटीन के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये किस तरह का बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो भी कहां पर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी। अगला है प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन की जो प्रॉपर फोल्डिंग होती है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है कैलनेक्जिन और कैलरेटिक्यूलिन। क्या नाम होता है, कैलनेक्जिन एंड कैलरेटिक्यूलिन। जो कैलनेक्जिन एंड कैलरेटिक्यूलिन है ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और मॉडिफिकेशंस होने के बाद उसकी क्या करेंगे भाई, फोल्डिंग करेंगे। अगर मिस फोल्डिंग हो जाएगी प्रोटीन की तो जो प्रोटीन है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और उसको प्रोटेसोमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाएगा। इसी वजह से प्रोटीन की एक प्रॉपर फोल्डिंग करने के लिए दो प्रोटीन हेल्प करते हैं, कैलनेक्जिन एंड कैलरेटिक्यूलिन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेक्स्ट टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बारे में देखते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज स्मूथ मेम्ब्रेन, मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, तो वो उनकी मेम्ब्रेन कैसे रहेगी, स्मूथ मेम्ब्रेन रहेगी। अगर मेम्ब्रेन स्मूथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलर ईआर। देखो जैसे कि ये क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर आपको रेड डॉटेड नजर आ रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स है। और आपको ये वाला दिख रहा है, इसके ऊपर ये रेड डॉटेड प्रेजेंट नहीं है। तो मेम्ब्रेन कैसी है, स्मूथ है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये कैसे दिखती है, हमें स्मूथ अपीयरेंस देता है। स्मूथ अपीयरेंस होने की वजह से ही इसको नाम दे दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये मिलकर बना हुआ होता है मेनली ट्यूब्यूल्स से एंड वेसिकल्स से। अब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ होता है, जो ट्यूब्यूल्स होंगे वो एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होने के बाद ग्लाइकोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ग्लाइकोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब देखो कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किन सेल्स के अंदर हमें ज्यादा मिलता है, कहां पर ये ज्यादा रहेगा, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें मिलता है ऐसे सेल्स के अंदर
जहां पर लिपिड की सिंथेसिस ज्यादा होती है। हमने पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऐसे सेल्स के अंदर ज्यादा मिलता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की ज्यादा नीड हो, क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये उन सेल्स के अंदर ज्यादा मिलेगा जहां पर लिपिड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। जैसे ग्लाइकोजन जिन सेल्स के अंदर स्टोर होगा उन सेल्स के अंदर हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। जिन सेल्स के अंदर फैट होगा, स्टीरोल होगा, उन सेल्स के अंदर हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। अगर हम स्टीरोल की बात करें तो हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, है ना। और अगर हम फैट की बात करें तो फैट हमारे हो जाएंगे लिपिड सिंथेसिस वाले सेल्स, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से सेल्स के अंदर ज्यादा मिलेगा? उन सेल्स के अंदर जहां पर ग्लाइकोजन, फैट एंड स्टीरोल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके क्या क्या फंक्शन है? तो जो सबसे पहला फंक्शन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मैं बार बार बोल चुकी हूं कि जो लिपिड की सिंथेसिस होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है और जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। अगला है डेस्मोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है उसको आपस में कनेक्ट करके एक ब्रॉड ट्यूब बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, और वो किसके द्वारा बनाई जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक बेंजोप्योरिन। हम जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक तो होंगे ही, तो उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है हमें बेंजोप्यूरिन। जो बेंजोप्यूरिन है ये एक कार्सिनोजेनिक ड्रग है। मतलब अगर ये हमारी बॉडी में है और उस सेल के पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो जो ये केमिकल है ये हमें कैंसर कोज कर सकता है। और इतनी जो डेंजरस कंपाउंड है, इतना जो टॉक्सिक कंपाउंड है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन भी कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, टॉक्सिक जो कंपाउंड आते हैं हमारी बॉडी में, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। अगला है SER प्रेजेंट इन मसल सेल्स इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारी मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मसल सेल के अंदर भी इसका अलग से फंक्शन है। क्या फंक्शन होता है कि मसल सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा? कैल्शियम को लिबरेट करता है सेल के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ये सेल है और ये है मानो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से। अब होता क्या है कि यहाँ पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन चैनल्स की वजह से जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा देता है। अगर सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो सेल, जो मसल सेल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जो
जो मसल सेल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हम बोल सकते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल होता है। अगला है SCR हेल्प इन रिमूविंग ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल सेल्स। जब हम थक जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या वर्कआउट कर लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो अपने मसल्स होते हैं, मसल सेल्स होंगे, उनके अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे जो अपने मसल सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम एक्सरसाइज इतनी ज्यादा करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वहां पर क्या होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड जो बनता है ये मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होने लग जाती है, फटिगनेस महसूस होने लग जाती है। अब थोड़ी देर के लिए तो हमें वो थकान महसूस होती है, लेकिन बाद में फिर से हम नॉर्मल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया हमारे मसल सेल्स में, उनको क्या करेगा? रिमूव कर देता है। अगला है SER हेल्प इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक कर दिया जाता है ग्लूकोज में। हमें पता है कि जो हमारा फूड है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो स्टोर्ड फूड में रहता है, स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, और वो क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो अभी मैंने बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिन सेल्स के अंदर फैट ज्यादा होते हैं, स्टीरोल ज्यादा होते हैं या ग्लाइकोजन ज्यादा होते हैं, वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ग्लाइकोजन वहां पर डिपॉजिट तो हो गया, लेकिन जब हमें उस ग्लाइकोजन की नीड पड़ेगी तो उसको फिर हमें पहुंचाएगा कौन? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करवाएगा? इस प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा? तो इस प्रोसेस में भी हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक प्रोसेस करवाता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कि मतलब जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करवा देता है ग्लूकोज में, और फर्दर ये ग्लूकोज हम यूज कर लेते हैं। ये होता है स्टोर्ड फूड हमारी बॉडी के अंदर, और ये हम ग्लूकोज हम यूज कर लेते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम यूज कर लेते हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ओवरऑल फंक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहला है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो सेल होती है, सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, तो वो सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगला है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्सचेंज करता है मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि RER टू SER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एंड गोल्गी टू लाइसोसोम। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स को अगर मानो कोई प्रोटीन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन गया, अब उसको जाना है गोल्गी के पास, क्योंकि गोल्गी में फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस की नीड होती है प्रोटीन को, तो वो प्रोटीन कहां पर जाएगा? फिर गोल्गी के पास जाएगा। गोल्गी के पास जाके मानो कि वो प्रोटीन को जाना है लाइसोसोम के पास, तो फिर वो लाइसोसोम के पास जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? एक्सचेंज करवाता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। जब सेल के अंदर बात करें हम प्लांट सेल्स के अंदर बेसिकली, तो जब साइटोकाइनेसिस होगा,
साइटोकाइनेसिस के टाइम पर क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन करता है। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और जो ये फ्रेगमेंट हैं फिर ये इक्वेटर के ऊपर एक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं और ये फिर सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। सेल प्लेट की फॉर्मेशन होने के बाद जब सेल डिवाइड हो जाता है तो ये फॉर्मेशन कर देते हैं, यही आगे जाके इनको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। देखो मैंने क्या बताया है, जब कंप्लीट डिवीजन हो जाता है सेल का, ओनली साइटोकाइनेसिस के टाइम पर क्या होगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसके कुछ फ्रेगमेंट्स टूटकर और छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे जिनको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। वो फ्रेगमोप्लास्ट है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद वो फॉर्मेशन करते हैं सेल प्लेट की। और जब सेल कंप्लीटली सेल डिवाइड हो जाएगा तो जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन हुई है ये बाद में हम इसको बोल देते हैं प्लांट के केस में मिडल लैमेला। अगर हम आगे बात करें फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर इन्वेलप की फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। अगला है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और अगर हम बात करें कि कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये होंगे फिब्रोब्लास्ट, ऐसे सेल्स जहां पर कोलेजन जो प्रोटीन होता है उसकी सिंथेसिस होती है, उन सेल्स के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट होगा ज्यादा अमाउंट में। अगर हम बात करें लिपिड सिंथेसिस की तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उन सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होगा जहां पर लिपिड सिंथेसिस ज्यादा होता है। अगर हम बात करें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल, फैट, ऐसे सेल जहां पर एडिपोज टिश्यू जहां पर फैट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पर फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। थैंक यू।